हेलो एस्पिरेंट, इस वीडियो में हम कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं लूसेंट से। और ये जो लूसेंट है ये 2020 का एडिशन है, बिल्कुल अपडेटेड है ये। इसमें हर चीज़ों को बहुत ही अच्छे से दिया गया है। वन डे के तो सारे एग्जाम को इससे पढ़ के क्लियर किया जा सकता है, लाइक आपका आरआरबी, एसएससी, यूपी लेखपाल, सबके लिए बहुत ही अच्छे से दिया गया है। इसके अलावा किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया, यूपी, एमपी, बिहार, पीसीएस के पीटी के लिए भी इसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कही जाती हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा जाए। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन और वितरण से संबंधित है। अब अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? न्यून, मध्य तथा उच्च आय। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, नीची आय वाली। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $995 या इससे कम। दूसरा, नीची मध्य आय वाले $996 से 3,895। तीसरा है उच्च मध्य आय वाले $3,896 से 12,055। और चौथा, उच्च आय वाली $12,055 या इससे अधिक। विश्व बैंक का ये वर्गीकरण 1 जुलाई 2018 का है। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं। कौन कौन से देश हैं? पहला देश है यूएसए। नॉमिनल जीडीपी 2019 ट्रिलियन डॉलर में 21.44। दूसरा चीन 14.14 ट्रिलियन डॉलर में। तीसरा जापान 5.15। चौथा जर्मनी 3.86। पांचवा भारत 2.94। छठवां इंग्लैंड 2.83। सातवां फ्रांस 2.71। आठवां इटली 1.99। नौवां ब्राज़ील 1.85 और 10वां कनाडा 1.73। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई भी आर्थिक भूमिका नहीं होती है। 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। दूसरी अर्थव्यवस्था है राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। राज्य अर्थव्यवस्था की 2 अलग अलग शैली नजर आती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के ही अधीन थे। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी ने दिया, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन 1949 में सामने आया। तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, यानी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें आपका भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई भी संबंध नहीं होता है। आगे है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र।
मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संख्या दी जाती है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तु तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन और वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। पहला, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उनसे संबंध गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों से में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, वो होता है द्वितीयक क्षेत्र। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिक को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीयक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जैसे कि बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। आगे हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है जिसमें कि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। इसके बाद है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक होता है। आर्थिक विकास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गुणवत्ता एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही होता है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है जिसका तात्पर्य होता है जीवन, पोषण और आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वो गरीबी किसी भी रूप में हो। तो आर्थिक समृद्धि का परिभाषा होता है केवल परिमाणात्मक परिवर्तन यानी राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन। आर्थिक विकास होता है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन यानी राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर करता है। आगे है आर्थिक विकास की माप क्या है। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया था। दूसरा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन डेविड मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों, शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वयस्क साक्षरता दर यानी एडल्ट लिटरेसी रेट एवं 1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट एज 1 के औसत मान का उपयोग किया जाता है यानी 0 से 100 के पैमाने पर।
जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति की ओर और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचायक होता है। तीसरा है क्रय शक्ति समता विधि। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 ईस्वी में संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2012 ईस्वी में क्रय शक्ति समता यानी परचेसिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथा है निवल आर्थिक कल्याण। निवल आर्थिक कल्याण सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियां प्लस अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं। सिमुलेशन का ये मत है कि निवल आर्थिक कल्याण यानी नेट इकोनॉमिक वेलफेयर NEW लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा। ये धारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली तथा कॉब ने 1989 में किया। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नोरधास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर MEW की धारणा विकसित की, जिसके बाद सिमुलेशन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा। इसके बाद पांचवा है मानव विकास सूचकांक यानी HDI। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान से है और अमर्त्य सेन भारत के तथा उनके सहयोगियों ने किया। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1 होता है यानी 1.0 तक हो सकता है। तो इसके बाद ये है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास के मामले में देशों की स्थिति क्या है, तो 0 से 0.550 से कम में आपका निम्न मानव विकास वाले देश हैं और 0.550 से 0.700 से कम मध्यम मानव विकास वाले देश हैं और 0.700 से 0.800 से कम उच्च मानव विकास वाले देश हैं और 0.800 से 1 तक में बहुत उच्च मानव विकास वाले देश हैं। 2012 में मानव विकास सूचकांक यानी HDI जारी नहीं किया गया था। इसके बाद ये है आपका UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या है। UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNDP गरीबी उन्मूलन असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मानव विकास रिपोर्ट 2019। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने वर्ष 2018 की मानव विकास रिपोर्ट 9 दिसंबर 2019 को जारी किया। इसका शीर्षक रहा आय से परे, औसत से परे, आज से परे 21वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं रखा गया। ये इसका शीर्षक रखा गया। 2019 की रिपोर्ट मानव विकास से संबंधित सभी सूचकांकों में प्रतिधारित करना है, जिसमें शामिल है मानव संसाधन विकास सूचकांक HDI, असमानता अन्याय मानव विकास सूचकांक ISDI, लैंगिक विकास सूचकांक GDI, लैंगिक असमानता सूचकांक GII और बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI। 189 देशों की मानव विकास सूचकांक की सूची में नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है और नाइजर को अंतिम यानी 189वां स्थान प्राप्त हुआ है नाइजर को। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से शीर्ष 5 राष्ट्र हैं। पहला है नॉर्वे, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा आयरलैंड, चौथा जर्मनी और 5वां ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग 6 है क्योंकि हांगकांग जर्मनी के साथ चौथे रैंकिंग पर है, लेकिन अन्य सूचकांक के आधार पर वो जर्मनी से नीचे है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से नीचे के 5 राष्ट्र हैं। 189 पे नाइजर है, 188 पे मध्य अफ्रीका,
अफ्रीकी गणराज्य है, 187 पे चाड है, 186 पे दक्षिणी सूडान है और 185 पे बुरुंडी है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख देशों की रैंकिंग है, जैसे डेनमार्क का स्थान 11वां है, कनाडा का 13वां है, न्यूजीलैंड का 14वां है, यूएसए का 15वां है, यूके का भी 15वां है, जापान का 19वां है, इजराइल का 22वां है, फ्रांस का 26वां है, रूस का 49 है, ब्राज़ील का 79वां है। मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार 61 देशों को अत्यधिक उच्च, 55 देशों को उच्च मानव विकास समूह में और 37 देशों को मध्य विकास समूह में और 36 देशों को निम्नतम मानव विकास समूह में रखा गया है। इसके बाद अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय या फिर वैश्विक सूचकांकों में भारत की रैंकिंग क्या है। ये डेटा आपका 2019-2020 का है, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है ये। तो ये आपका सूचकांक है, ये किस वर्ष है, भारत की रैंकिंग क्या है और शीर्ष 3 देश कौन से हैं, और ये है सूचकांक विकसित या फिर जारी करने वाला निकाय। तो मानव विकास सूचकांक 2019 वर्ष, भारत की रैंकिंग इसमें 129 है, 129, और इसमें शीर्ष 3 देश हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। जारी करने वाला निकाय है संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम। लिंग मूलक असमानता सूचकांक 2019 में हुआ, 122वां भारत का रैंकिंग है और इसमें देश हैं शीर्ष स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम जो है ये जारी करने वाला निकाय है। इसके बाद कारोबारी सुगमता सूचकांक, ये 2020 में इसमें भारत की रैंकिंग 63 है, 63, और शीर्ष देश हैं न्यूजीलैंड, सिंगापुर और हांगकांग। विश्व बैंक जो है ये जारी करने वाला निकाय है। एसडीजी सूचकांक 2019 भारत की रैंकिंग 115 है, इसमें शीर्ष देश हैं डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। जारी करने वाला निकाय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी SDSN तथा वर्ल्ड समन स्टीफन न्यूयॉर्क। इसके बाद वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में, और इसमें भारत की रैंकिंग थी 68, शीर्ष देश हैं सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और हांगकांग। जारी करने वाला निकाय या फिर सूचकांक विकसित है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक ये 2019 में हुआ, भारत में इसकी रैंकिंग भारत की रैंकिंग है 112, 112, और इसमें शीर्ष देश हैं आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। जारी करने वाला निकाय है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वैश्विक सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2019 भारत की रैंकिंग 76 है, शीर्ष देश हैं इसमें डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जारी करने वाला निकाय है। इसके बाद ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस सूचकांक ये 2019 में भारत की रैंकिंग इसमें 34 है, शीर्ष देश हैं इसमें स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। सूचकांक विकसित है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके बाद ग्लोबल हंगर सूचकांक ये 2019 का रिपोर्ट है, इसमें भारत की रैंकिंग जो है 102 है, 102, इसमें शीर्ष देश हैं बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना और बल्गारिया। और जारी करने वाला निकाय है वेल हंगर हाइव तथा कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इसके बाद इकोनॉमिक फ्रीडम अराउंड दी वर्ल्ड रैंकिंग ये 2019 में हुई है, भारत की रैंकिंग इसमें 79 रहा है, शीर्ष देश से हांगकांग, सिंगापुर और न्यूजीलैंड। जारी करने वाला निकाय है इकोनॉमिक फ्रीडम नेटवर्क। इसके बाद वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019, इसमें भारत की रैंकिंग 52 है, शीर्ष देश है इसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका। जारी करने वाला निकाय है कॉर्नेल जॉनसन SC कॉलेज ऑफ बिजनेस इंस्टीट्यूट, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसके बाद है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019, भारत की रैंकिंग 80 है, इसमें 80, और इसमें शीर्ष देश हैं स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका। जारी करने वाला निकाय है इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल, एडिको ग्रुप तथा टाटा कम्युनिकेशंस। इसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 का है ये रिपोर्ट, और इसमें भारत की रैंकिंग 140 है, 140, शीर्ष देश है इसमें फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। जारी करने वाला निकाय है वैनकूवर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, KDI स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। इसके बाद है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में, इसमें भारत की रैंकिंग 43 है, शीर्ष देश हैं सिंगापुर, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका। जारी करने वाला निकाय है IMD स्कूल। इसके बाद आता है विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019, भारत की रैंकिंग 140 है, 140, शीर्ष देश है इसमें नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। जारी करने वाला निकाय है रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर्स पेरिस।
इसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2019 का है, भारत की रैंकिंग 79 है। इसमें शीर्ष देश है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसका निकाय है जारी करने वाला सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। इसके बाद वर्ल्ड डिजिटल कम्युनिकेशंस रैंकिंग 2019 का है ये, और इसमें भारत की रैंकिंग 44 है, 44, और इसमें शीर्ष देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और स्वीडन। जारी करने वाला निकाय है IMD, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। इसके बाद है लोकतंत्र सूचकांक 2020, भारत की रैंकिंग 51 है, और इसमें शीर्ष देश है नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन। जारी करने वाला निकाय है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसके बाद है लोकतंत्र सूचकांक 2020, भारत का इसमें है रैंकिंग 51, शीर्ष देश हैं नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन, और इसमें आपका जारी करने वाला निकाय है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सॉरी, ये फिर से रिपीट हो गया। तो इसके बाद है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये आपका 2020 है, और इसमें भारत की रैंकिंग 80 है, 80, और शीर्ष देश हैं डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, और जारी करने वाला निकाय है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके बाद ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स 2019 का है, ये भारत की रैंकिंग इसमें 95 है, और शीर्ष देश हैं डेनमार्क, और ये जारी करने वाला निकाय है इक्वल मेजर्स 2030। इसके बाद आपका बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये 2020 है वर्ष, और इसमें भारत की रैंकिंग 40 है, 40, और इसमें आपका शीर्ष देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, UK और फ्रांस। जारी करने वाला निकाय है अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशंस पॉलिसी सेंटर। इसके बाद आपका SDG सूचकांक 2019, भारत की रैंकिंग 115 है, 115, और शीर्ष देश हैं इसमें डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, और इसमें जारी करने वाला निकाय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क तथा बर्ड सम्मान स्टिफंग। इसके बाद भारत एवं उसके पड़ोसी देशों का प्रदर्शन। SDI 2019 में भारत 189 देशों में से 129वें स्थान पर, 129वें स्थान पर है, यानी पिछले वर्ष से एक स्थान ऊपर है। 1990 से 2018 के बीच भारत के SDI मान में 50% यानी 0.431 से 0.647 की वृद्धि हुई, जो इससे मध्यम मानव विकास समूह 0.634 में शामिल करता है। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 71वें, चीन 85वें रैंक पर 85 पर है, जो कि भारत से बेहतर है, जबकि भूटान 134 पे 134वें पे है, बांग्लादेश 135वें पे, म्यांमार 145वें, नेपाल 147वें, पाकिस्तान 152 पे और अफगानिस्तान 170वें रैंक पर है, जो कि भारत से निचले स्थान पर है। लैंगिक असमानता सूचकांक यानी GII में भारत 162 देशों में से 122वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देश चीन 39 पे, श्रीलंका 86 पे, भूटान 99 पे, म्यांमार 106 पे, 106 को भारत से ऊपर रखा गया है इन देशों को। लैंगिक असमानता सूचकांक महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं आर्थिक सक्रियता पर आधारित है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित बहुआयामी गरीबी निर्देशांक यानी MPI की धारणा उपलब्धता प्रत्यागम पर आधारित है। ये गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। ये उन्हीं 3 आयामों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह का स्तर पर आधारित है, जो कि मानव विकास सूचकांक SDI के लिए है। खुशहाली जो है मनुष्य मात्र की आकांक्षा है, जो कि सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है। दुनिया भर के देशों के लोग खुश हैं कि नहीं, इसकी सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ से ही निहित है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने 2012 से विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य है राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना। खुशहाली की माप निम्न 6 कारकों के आधार पर किया जाता है। कौन कौन से 6 कारक हैं वो? पहला, प्रति व्यक्ति GDP यानी क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर, सामाजिक सहयोग के आधार पर, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का बोध। ये 6 कारक हैं जिससे कि
खुशहाली की माप की जाती है। इसके बाद विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 है। 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN द्वारा 8वें विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। प्रत्येक वर्ष विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस सूची में 156 देशों को शामिल किया गया, जिसमें कि आपका फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाली देश है और अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है और वह विश्व का सबसे कम खुशहाल देश है। ठीक है, इस सूची में प्रथम 5 स्थान पर आने वाले खुशहाल देश हैं। पहला फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, चौथा आइसलैंड और 5वां नॉर्वे। विश्व के कुछ प्रमुख विकसित देशों का क्रम है। कनाडा 11वें पे है, ब्रिटेन 12वां, इजराइल 14वां, जर्मनी 17वां, अमेरिका 18वां, फ्रांस 23वां और रूस 73वां 73 स्थान पे। भारत, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भारत एवं उनके पड़ोसी देशों का क्रम। तो भारत इस सूची में 144वें स्थान पर है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। 2018 में 133वें और 2019 में 140वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसी देशों का रैंक है, पाकिस्तान 66वां है, नेपाल 92 पे है, चीन 94 पे है और बांग्लादेश 107 पे है, म्यांमार जो है 133वां है। ये सब भारत से बेहतर स्थिति में है। अफगानिस्तान जो है ये 153वें स्थान पर है, जो कि भारत से निम्नतर स्थिति में है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। वर्ष 2006 में पहली बार जारी इस रिपोर्ट में 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मानकों पर व्यापक सर्वे और अध्ययन के आंकड़े जो है आधार पर आंकड़े जो है वो जारी किए जाते हैं, जो कि पहला है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा का अवसर और चौथा आर्थिक भागीदारी और अवसर। ये सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता और 0 का अर्थ होता है पूर्ण लैंगिक असमानता। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 16 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच WEF ने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 प्रकाशित किया। इसमें 153 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में शीर्ष 5 देश को प्राप्त करने वाले देश हैं। पहला है आइसलैंड, दूसरा नॉर्वे, तीसरा फिनलैंड, स्वीडन और निकारागुआ। आइसलैंड लगातार 11वीं बार दुनिया का सबसे लिंग समान देश है। इस सूची में निचले क्रम में 5 देश हैं। यमन 153 पे है, इराक 192वां है, पाकिस्तान 151, सीरिया 150 पे और कॉन्गो जो है ये कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो आपका 149 पे है। इस सूचकांक में भारत जो है 0.668 को 112 स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, 112वां। इस सूची में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को 5वां, नेपाल को 101वां, श्रीलंका को 102 और चीन को 106वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो भारत से बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान को 191वां स्थान मिला है, जो कि भारत से निम्नतर है। सूचकांक के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रैंकिंग इस प्रकार से है। तो ये वर्ग है और ये भारत की रैंकिंग है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में भारत की रैंकिंग 150वां है। आर्थिक भागीदारी अवसर में भारत का स्थान 149वां है और शैक्षणिक उपलब्धियों में 112वां है और राजनीतिक सशक्तिकरण में 18वां स्थान है भारत की रैंकिंग। इसके बाद बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। ये आय आधारित सूचियों से परे गरीबी का निर्धारण करने के लिए विभिन्न कारकों का उपयोग करता है। ये सूचकांक तीक्ष्ण बहुआयामी निर्धनता का निर्देशांक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम होते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इसके आकलन हेतु आपके 10 संकेतकों का प्रयोग इसमें किया जाता है। स्वास्थ्य में बाल मृत्यु दर, पोषण, शिक्षा के अंतर्गत आपका तीसरा स्कूल के वर्ष, चौथा बच्चे नामांकित, तीसरा जीवन स्तर में रसोई गैस, शौचालय, पानी, बिजली, फ्लोर और 10वां संपत्ति। तो स्वास्थ्य में आपका प्रत्येक सूचकांक को 1/6 के बराबर
भारांकन। बाल मृत्यु, यदि किसी परिवार में बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो वो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। पोषण में, यदि कोई भी बच्चा या वयस्क जिसके बारे में पोषण संबंधी सूचना उपलब्ध है, यदि वह कुपोषित है तो वो पौष्टिक भोजन से वंचित है। शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक सूचक में 1/6 के बराबर भारांकन में विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष, यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्य 5 वर्ष तक विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहा। विद्यालय में उपस्थिति, यदि 1 से 8 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा जो विद्यालय जाने लायक था विद्यालय जाने से वंचित रहा। जीवन स्तर के मामले में प्रत्येक सूचकांक को 1/18 के बराबर भारांकन। विद्युत, यदि किसी घर में बिजली संयोजन नहीं है तो वंचित है। पेयजल, यदि किसी परिवार की स्वच्छ पेयजल स्रोत तक पहुंच नहीं है या उस स्रोत तक आने जाने में 30 मिनट से अधिक समय लगता है तो ऐसा परिवार वंचित है। स्वच्छता के मामले में, यदि परिवार को पर्याप्त स्वच्छता उपलब्ध नहीं है या सामूहिक शौचालय प्रयुक्त किया जाता है तो वो वंचित है। फर्श, यदि घर का फर्श धूल युक्त, बालू युक्त जो गोबर से लिपा गया है तो वो वंचित है। भोजन पकाने का ईंधन, यदि घर में भोजन पकाने के लिए लकड़ी, कोयला या गोबर के उपलों को उपयुक्त किया जाता है। आस्तियाँ, ऐसे परिवार या व्यक्ति को वंचित माना जाता है जिनके पास रेडियो, टीवी, टेलीफोन, साइकिल, मोटरसाइकिल या रेफ्रिजरेटर जैसे आस्तियों में से कोई भी एक से अधिक आस्ति नहीं है और जिनके पास कार या ट्रैक्टर न हो। निर्धन कौन है? उपयुक्त वस्तुगत अभिलक्षणों के आधार पर ऐसे सभी व्यक्तियों को बहुआयामी गरीब माना जाता है जो इनमें से 1/3 या इससे अधिक आयामों से वंचित है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 विश्व के 101 देशों के लिए जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत की सराहना की गई है। उसने 2005 से 6 एवं 2015 से 16 के बीच 10 वर्षों में 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर करने में सफलता प्राप्त की है। 2005 से 2006 में भारत में 64 करोड़ लोग जो हैं बहुआयामी गरीब में रह रहे थे, जिनकी संख्या 2015 से 16 में घटकर 36.9 करोड़ यानी 27.9% रह गई है। 2005 से 6 और 2015 से 16 के बहुआयामी सूचकांक के विभिन्न सूचकों में आई ये कमी। तो सूचकांक है पोषण से वंचित 2005 से 6 में 44.3% और 2015 से 16 में 21.2%। बाल मृत्यु दर 2005-6 में आपका 4.5% था और 2015-16 में 2.2% हो गया। स्वच्छता से वंचन 50.4% 2005-6 में था और 24.6% 2015-16 में हो गया। खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन से वंचन 2005-6 में आपका 52.9% था और 2015-16 में आपका 26.2% हो गया। स्वच्छ पेयजल से वंचन 2005-6 में 16.6% था और 2015-16 में आपका 6.2%। बिजली की आपूर्ति से वंचन 29.1% 2005-6 में था और 2015-16 में 8.6%। स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर आवास से वंचन 44.9% 2005-6 में था और 23.6% 2015-16 में हो गया। अन्य आस्तियों से वंचन 37.6% 2005-6 में था और 9.5% 2015-16 में। इस रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धनता में कमी लाने में झारखंड राज्य की विशेष रूप से सराहना की गई है, जहां बहुआयामी निर्धनता में रह रही जनसंख्या का अनुपात 2005-6 में 74.9% से घटकर 2015-16 में 46.5% रह गया। राष्ट्रीय आय, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं यानी फाइनल गुड्स और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपीज़ थी और एफ सरार्स ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपीज़ बताया।
स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय यानी आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा लिया गया। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष PC महालनोबिस थे और डॉक्टर R गाडगिल और VKRV राव इस समिति के सदस्य थे। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्थापना हुआ है मई 1951 ईस्वी। राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता है। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, साइमन कुजनेट्स को, जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अब राष्ट्रीय आय की लागत क्या है? किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट FC पर की जा सकती है या फिर बाजार लागत यानी मार्केट प्राइस MP पर की जाती है। साधन लागत क्या है? फैक्टर कॉस्ट यानी ये मूलतः निवेश की गई लागत होती है जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जैसे पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली एक्सेट्रा। अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक उत्पादन के दौरान इन कारकों की लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद उस वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, लेकिन कोई अनुदान यानी सब्सिडीज प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। बाजार लागत क्या है? यानी मार्केट प्राइस। बाजार लागत वो मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है। बाजार लागत वस्तु एवं सेवा की साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर यानी सेनवेट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और CST आदि जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है क्योंकि साधन लागत निर्धारण के समय ही उसकी गणना कर ली जाती है। मूल्यवर्धन की धारणा क्या होता है? यानी कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए जिससे कोई वस्तु तथा सेवा दोहरी गणना में न आए यानी माध्यमिक वस्तुओं या प्रयुक्त आगतों को आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे ही मूल्यवर्धन विधि कहते हैं। मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम पूंजी और अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है और जब हम इसमें उत्पाद पर लगे करों के मूल्य को जोड़ देते हैं और उसमें से उन उत्पाद अनुदान को घटा देते हैं तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों का योग ही GDP होता है। अतः किसी राष्ट्र का GDP सकल मूल्यवर्धनों यानी GAV का योग होता है जिसमें ह्रास नहीं निकाला गया है पर कर तथा अनुदान का समायोजन किया जाता है। भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर किया करता था। जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर की जा रही है तो वास्तव में बाजार लागत पर ही है। सकल मूल्यवर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में उत्पाद करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। उत्पाद कर केंद्र एवं राज्य के अप्रत्यक्ष कर है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होता है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के उस मौद्रिक मूल्य में जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है। इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है।
प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति की वृद्धि दर घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अर्थात प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा और ये अंतर मुद्रास्फीति की दर के मूल्य के बराबर होगा। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नहीं शामिल किया जाता है, पुरानी वस्तुओं के मूल्य को, घरेलू सेवाओं अथवा कार्य को, वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि अंशपत्र, ऋण पत्र, इनके क्रय मूल्य को नहीं शामिल किया जाता है, क्रय विक्रय को नहीं शामिल किया जाता है, और हस्तांतरण भुगतान यानी पेंशन, वजीफा, लॉटरी जीतना, इनको शामिल नहीं किया जाता है, और विदेशों से प्राप्त उपहार को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। उत्पाद पद्धति क्या होता है? इसके तहत माल और सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। इसको मूल्यवर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आय पद्धति क्या होता है? इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का योग किया जाता है और इसका प्रयोग परिवहन, प्रशासन और व्यापार जैसे सेवा प्रदाता की जीडीपी का आकलन करने के लिए करते हैं। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं तथा उनके बीच क्या संबंध है? राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं होती हैं, घरेलू उत्पाद यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेशनल प्रोडक्ट। घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों और गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। घरेलू उत्पाद होता है घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा प्लस घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा। ठीक है। राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर और बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद होता है घरेलू आय माइनस शेष विश्व को भुगतान की गई साधन आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन आय या फिर घरेलू आय माइनस शेष विश्व से निवल प्राप्ति। जब भी किसी धारणा के साथ सकल यानी ग्रॉस जुड़ा हो तो इसका मतलब ये है कि स्थिर पूंजी उपभोग या ह्रास यानी डिप्रिशिएशन को घटाया नहीं किया है। जब हम सकल धारणा में से स्थिर पूंजी के उपभोग या ह्रास के मूल्य को घटा देते हैं तो हमें निवल या फिर शुद्ध प्राप्त होता है। निवासी यानी रेसिडेंट्स। निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा है, राजनीतिक नहीं। ये आवश्यक नहीं कि निवासी उस देश का नागरिक भी हो। एक निवासी वह व्यक्ति है जिसके आर्थिक हित का केंद्र बिंदु व आर्थिक या घरेलू क्षेत्र होता है जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं हैं, घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद के अतिरिक्त शेष सभी धारणाएं इन्हीं का प्रतिरूप है या इन्हीं पर आधारित है। राष्ट्रीय आय से संबंधित धारणाओं के ये रूप हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम यानी फाइनल मौद्रिक मूल्य जो होता है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों चाहे वह निवासी हो या अनिवासी द्वारा किए गए सकल मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका आकलन राष्ट्रीय एवं निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष के योगफल द्वारा भी किया जाता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के उपयोग क्या हैं? जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। दूसरा, ये परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है लेकिन इससे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चलता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों के तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है। अब साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी जीडीपी-एफसी। ये क्या होता है? किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत यानी फैक्टर
कॉस्ट कहा जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, लेकिन यदि कोई अनुदान यानी सब्सिडीज प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। CSO द्वारा फरवरी 2015 में जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर व्यक्ति GDP राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित करेगी। अगला है भारत बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या होता है? जब बाजार मूल्य वो मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है। बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है। तो GDP-FC इक्वल टू होता है GDP-MP, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू GDP मार्केट प्राइस माइनस उत्पादन कर माइनस अनुदान। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था में GNP उस आय को कहते हैं जो GDP में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं यानी फाइनल गुड्स और सेवाओं के सकल मूल्य से है। यदि X देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय हो व M विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय हो तो GNP होगा इक्वल टू GDP प्लस X माइनस M। देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत X माइनस M इक्वल टू 0 यानी GNP इक्वल टू GDP। भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आय के बदले हानि होती है, अतः भारत का GNP हमेशा GDP से कम होगा। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP-FC। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है जिसका मूल्य उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। साधन लागत के अंतर्गत हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम, लाभ, ह्रास आदि को शामिल करते हैं। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। किसी वर्ष के दौरान निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा आर्थिक सीमा के अंदर तथा बाहर सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार मूल्य का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जब साधन लागत पर हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP-FC में परोक्ष व्यापारिक कर जोड़ देते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान को घटा देते हैं तो हमें बाजार मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो GDP-FC इक्वल टू GNP-MP माइनस परोक्ष कर प्लस अनुदान, ये हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद GNP के विभिन्न उपयोग क्या क्या हैं? GNP के सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। इसके आधार पर IMF देशों को उनकी क्रय शक्ति क्षमता या तुल्यता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के आधार पर रैंक तय करता है। दूसरा, राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए GNP GDP की तुलना में विस्तृत पैमाना है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक तस्वीर के साथ साथ गुणवत्ता तस्वीर भी पेश करता है। तीसरा है उपयोग, किसी भी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। ये दूसरे देशों के लिए किए गए कर्ज एवं दूसरे देशों को दिए गए कर्ज से पता चलता है। दूसरे देशों से लिए गए कर्ज और दूसरे देशों को दिए गए कर्ज से ये पता चलता है। चौथा, ये बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भर हैं और वो उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाजार मूल्य पर व्यक्त GDP-MP तथा बाजार मूल्य पर व्यक्त GNP-MP की धारणा या घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय के बीच संबंध। तो देश के भीतर गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय की गणना में शामिल किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद की या आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इसी प्रकार देश के निवासी इकाइयों द्वारा देश की आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या आय में सम्मिलित किया जाता है। अतः देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय तथा गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय का अंतर, जिसे हम निव्वल विदेशी आय कहते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है।
यदि निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय से अधिक हुई तो शेष धनात्मक होगा, अन्यथा ऋणात्मक होगा। तो जीएनपी एमपी माइनस जीडीपी एमपी इक्वल टू निवल विदेशी आय। निवल विदेशी आय क्या होता है, यानी नेट कॉन्सेप्ट्स। जब हम सकल मूल्य में से, चाहे वो बाजार मूल्य पर व्यक्त हो या साधन लागत पर व्यक्त हो, ह्रास को घटा देते हैं तो निवल धारणा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें निवल धारणाएं प्राप्त होती हैं। कैसे? जीडीपी एफसी माइनस ह्रास इक्वल टू एनडीपी एफसी, और दूसरा जीडीपी एमपी माइनस ह्रास निकाल देंगे तो हो जाएगा क्या, एनडीपी एमपी। जीएनपी एफसी में से ह्रास और निकल जाएगा तो एनएनपी एफसी, और जीएनपी एमपी से माइनस ह्रास हुआ तो एनएनपी एमपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी। ये किसी भी अर्थव्यवस्था का वो जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है। भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। तो एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस ह्रास। किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से कम होगा। तो एनडीपी का प्रयोग क्या है, इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को समझने के लिए किया जाता है, और दूसरा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग अलग दरें निर्धारित करती हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, यानी एनएनपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस ह्रास। तो यहाँ फिर एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय माइनस मूल्य कटौती। एनएनपी के उपयोग क्या हैं? ये किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। ये किसी भी देश के आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब एनएनपी को देश की कुल आबादी के से भाग देते हैं तो उससे उस देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। ये प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है। कर, छूट एवं राष्ट्रीय आय संबंध क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर और अनुदान यानी सब्सिडीज को एक साथ रखने पर भारत की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सूत्र है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय इक्वल टू एनएनपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान यानी सब्सिडीज। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन। तो 30 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया। ये विज्ञप्ति में राष्ट्रीय आय संबंधी नई श्रृंखला में एक अन्य महत्वपूर्ण धारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल परिवर्तन जीडीपी के आकलन के संबंध में किया गया है। नई श्रृंखला में अब साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एफसी का आकलन धारणा को घटाकर दिया गया है, लेकिन बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एमपी को ही जीडीपी के रूप में स्वीकार किया गया है। सीएसओ की नई घोषणा के अनुसार जीडीपी की गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए के अनुमान के लिए साधन लागत के बजाय मूल कीमतों यानी बेसिक प्राइसेस को प्रयोग में लाया जाएगा। मूल कीमत क्या होता है? मूल कीमत इक्वल टू क्रेता से प्राप्त कीमत माइनस उत्पाद पर कर प्लस अनुदान होता है। साधन लागत पर जीवीए किसी कर को सम्मिलित नहीं करता, लेकिन किसी अनुदान यानी सब्सिडीज को नहीं छोड़ता है। बाजार मूल्य पर जीडीपी उत्पाद व उत्पादन करों को सम्मिलित करता है, वह उत्पाद और उत्पादन अनुदान को सम्मिलित नहीं करता है। जीवीए साधन लागत पर जीवीए मूल मूल्य पर और जीडीपी बाजार मूल्य पर के बीच क्या संबंध है? यदि सीई इक्वल टू कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति तो ओएस इक्वल टू परिचालन अधिशेष और एमआई इक्वल टू मिश्रित आय, सीएफसी मिश्रित पूंजी का उपभोग। जीवीए मूल मूल्य पर इक्वल टू सीई प्लस ओएस या एमआई प्लस सीएफसी प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन अनुदान।
दूसरा जीवीए साधन लागत पर इक्वल टू जीवीए मूल्य मूल मूल्य पर माइनस उत्पादन अनुदान घटाने के बाद उत्पाद कर। जीडीपी बाजार मूल्य पर इक्वल टू जीवीए मूल्य पर मूल मूल्य पर प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पाद अनुदान। इस विज्ञप्ति में सीएसओ ने इस बात पर बल दिया है कि आगे से जीडीपी बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय विकास की माप के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। मूल कीमत पर जीवीए को व्यक्त करने की धारणा को सीएसओ ने यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया है, जो वहाँ 1993 ईस्वी से ही प्रयोग में है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। तो भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में उत्पादन, आय और व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए सांख्यिकी संगठन ने संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया है। कौन कौन से? पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा परिवहन, संचार और व्यापार, चौथा वित्त एवं वास्तविक संपदा, पांचवा सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र, छठवां विदेशी क्षेत्र। तो ये 6 है। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त लगभग संपूर्ण आय की गणना उत्पादन विधि के द्वारा होती है। कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधी आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित और तैयार किए जाते हैं। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े सीएसओ द्वारा तैयार किए जाते हैं, आरबीआई द्वारा नहीं किया जाता है। एनएनआई किसी वर्ष में बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी है, जिसमें सीएफसी कर्मचारियों की निवल क्षतिपूर्ति और शेष विश्व से प्राप्त संपत्ति आय को समायोजित किया गया है, इसका योग है। सकल राष्ट्रीय आय यानी जीएनआई में ह्रास को घटा दें तो एनएनआई ज्ञात होगी, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़े 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर ये आकलन है। तो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्यों 2011-12 पर वास्तविक जीडीपी या जीडीपी 147.79 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीडीपी का अंतिम अनुमान 140.78 लाख करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 5% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में जीडीपी वृद्धि दर 6.8% थी। मूल्य या बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए। चालू वित्त वर्ष में बुनियादी मूल्यों पर वास्तविक जीवीए के बढ़कर 135.40 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में ये 129.07 लाख करोड़ रुपए था। तो अतः वास्तविक जीवीए की वृद्धि दर पिछले वर्ष के 6.6% की तुलना में 2019-20 में 4.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण और निर्माण की वृद्धि दर क्रमशः 2.8, 1.5, 2.0 और 3.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो 4.9 से कम है। 4.9% से ज़्यादा की वृद्धि दर दर्ज करने वाली आर्थिक गतिविधियां हैं क्या? पहला, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, वृद्धि दर 5.4%। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से जुड़ी सेवाएं 5.9% वृद्धि दर हुई है। वित्तीय, अचल संपत्ति और प्रोफेशनल सेवाएं 6.4% वृद्धि दर। लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं 9.1% वृद्धि दर है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन। वित्त वर्ष 2019-20 में बुनियादी मूल्यों पर इस सेक्टर से संबंधित जीवीए की वृद्धि दर 2.8% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि ये वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018-19 में 2.9% थी। कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन सेक्टर के कुल जीवीए में फल सब्जियों सहित फसलों पर हिस्सेदारी लगभग 56%, पशुधन उत्पादों की हिस्सेदारी 30% और वानिकी एवं मत्स्य पालन की हिस्सेदारी 40% आंकी गई है, 14%। इसके बाद खनन एवं उत्खनन। वित्त वर्ष 2019-20 में मूल या बुनियादी मूल्यों पर इस सेक्टर से संबंधित जीवीए की वृद्धि दर
1.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि ये वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018-19 में 1.31% थी। खनन सेक्टर के महत्वपूर्ण संकेतकों अर्थात कोयला, कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन ने वित्त वर्ष 2019-20 की अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान क्रमशः -5.3, -5.9 और -2.9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 की अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान ये दरें क्रमशः 9, -3.6 और -0.7% दर्ज की गई थी। धात्विक खनिजों के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में अप्रैल-अक्टूबर 2019-20 के दौरान 13.7% की वृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2018-19 की समान अवधि के दौरान ये वृद्धि दर 2.6% थी। विनिर्माण की स्थिति। विनिर्माण जो है वित्त वर्ष 2019-20 में बुनियादी मूल्यों पर इस सेक्टर से संबंधित GVA की वृद्धि दर 2% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि ये वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018-19 में 6.9% थी। IIP विनिर्माण ने अप्रैल से अक्टूबर 2019-20 में 0.6% की वृद्धि दर दर्ज की है विनिर्माण में। इसके बाद विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं। तो वित्त वर्ष 2019-20 में बुनियादी मूल्यों पर इस सेक्टर से संबंधित GVA की वृद्धि दर 5.4% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में ये वृद्धि दर 7.1% थी। इस सेक्टर के महत्वपूर्ण संकेतक अर्थात विद्युत IIP ने अप्रैल से अक्टूबर 2019-20 में 1.6% की वृद्धि दर दर्ज की है। निर्माण में वित्त वर्ष 2019-20 में बुनियादी मूल्यों पर इस सेक्टर से संबंधित GVA की वृद्धि दर 3.2% दर्ज की गई है, जबकि ये वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018-19 में 8.7%। निर्माण क्षेत्र के महत्वपूर्ण संकेतकों यथा सीमेंट उत्पादन और तैयार इस्पात की खपत ने अप्रैल से नवंबर 2019-20 के दौरान क्रमशः -0.02 और 3.5% की वृद्धि दर दर्ज की है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान वास्तविक अर्थों 2011-12 के मूल्यों पर यानी 2011-12 के मूल्यों पर में प्रति व्यक्ति आय जो है बढ़कर 96,563 रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा 92,565 रुपीज़ था और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 4.3% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष ये वृद्धि दर 5.6% थी प्रति व्यक्ति आय में। वर्तमान मूल्यों पर अनुमान। GDP वित्त वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर GDP को बढ़कर 204.42 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह आंकड़ा 190.10 लाख करोड़ रुपए आंका गया था। इस तरह ये वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 7.5% की GDP वृद्धि दर को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय में क्या है? वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सांकेतिक शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी NNI जो राष्ट्रीय आय वर्तमान मूल्यों पर के रूप में भी जानी जाती है के बढ़कर ये 181.10 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा 168.37 लाख करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष ये वृद्धि दर 11.3% था। प्रति व्यक्ति आय में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 1,35,550 रुपीज़ रहने का अनुमान लगाया गया है, जो वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 1,26,406 रुपीज़ की तुलना में 6.8% अधिक है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 10% रही थी। इसके बाद विविध उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय है।
हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का ह्रास समान क्रम है, सेवा, उससे कम उद्योग, फिर कृषि। मूल्य ह्रास इक्वल टू होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया है, ड्रेन का सिद्धांत। और किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे आर्थिक आयोजन। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मूल्य निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया है। केंद्रीकृत नियोजन भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आर्देशिर दलाल थे। 1944 ईस्वी में भारत ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना यानी पीपल्स प्लान बनाई। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, जिसकी जगह पे अब नीति आयोग है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब योजनाओं को। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो 1951 से 56 था। ये योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। इस योजना काल में सर्वाधिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई और इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया। इसके बाद अब हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य एवं उसकी उपलब्धियां। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 56 और इसमें जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य 2.1% में, उपलब्धियां 3.60%। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 रही है। इसमें जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य 4.5% और उपलब्धियां 4.1%। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 रहा और जीडीपी के वार्षिक लक्ष्य इसमें 5.6% में और उपलब्धियां 2.8%। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 रही है और इसमें जीडीपी के वार्षिक लक्ष्य 5.7%, 3.3 इसमें उपलब्धियां रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 रही। इसमें जीडीपी के वार्षिक लक्ष्य 4.4% और
उपलब्धियां 4.83। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 रहा, इसमें 5.2 इसकी जीडीपी के वार्षिक लक्ष्य था और इसमें उपलब्धियां हैं 5.7%। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 रही और इसमें जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य 5.0% और उपलब्धियां 6.02%। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 रही, इसमें जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य 5.6% में और उपलब्धियां 6.8% में। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 रही है, इसमें जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य 6.5% में और उपलब्धियां 5.4%। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 रही, इसमें जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य 8% और उपलब्धियां 7.5%। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 रही है, इसमें जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य 9.0 यानी सर्वाधिक प्राप्ति रही, उपलब्धियां इसमें 8.3%। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक और इसमें जीडीपी के वार्षिक लक्ष्य 9.0 संशोधित 8% और उपलब्धियां नहीं है। इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी। ये वार्षिक योजनाएं 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 और 1978 से 79, 79 से 80 और 1990 से 91, 91 से 92 के लिए बनी थी। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची यानी 7वीं अनुसूचिया में रखा गया है। भारत का संविधान ये विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 रही, ये योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई और इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिक यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण वृहत उद्योग जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के। इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 रही। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इसी योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो यानी झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध और अभूतपूर्व सूखा था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन E. बोरलॉग हैं। योजना अवकाश जो कि 1966 से 69 तक रही, इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष और सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। भारत के योजनावधि में 3 बार योजनावकाश आया। इसके बाद आई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 रही। ये पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल पंचवर्षीय योजना में दिया गया।
श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ की गई थी। ये योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इसकी विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। इसके बाद आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 78 तक रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। ये योजना केवल 4 वर्षों की थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी की शुरुआत की गई। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई और तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अनवरत योजना जो कि 1978 से 1980 ईस्वी। 1978 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा ये 1980 में ही समाप्त कर दी गई। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार और सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था और इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार और डीटी लकड़ावाला को जाता है। इसके बाद आता है छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 85 तक रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि थी। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। ये योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका प्रमुख उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, तीसरा सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना और चौथा देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके बाद आया योजना अवकाश जो कि 1990 से 92 2 साल रही। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई। आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है। भारत में 1991 के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि 1991 के बाद निर्देशात्मक योजना लागू हो गई। इसके बाद आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 तक। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया, अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व बनाया गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इसी योजना में की गई। इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई। 8वें योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला और बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ावा देना है। इसके तहत आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपए रखी गई, 31 करोड़ रुपए।
इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने, 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया और इस योजना का प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। इसके बाद आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोत्तम प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 9वीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिक क्रम में कुछ क्षेत्रों को चुना गया, जैसे कि भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ाने से रोकना वरन उसमें कमी भी लाना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और औषधियों मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग और संरक्षण। इसके बाद आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना, ये प्रस्ताव किया गया। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि वृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर 3.3%, 6.6% और 9.8% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 रही। 17 इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई थी। अब हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI यानी नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। ये केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार की नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना एवं इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना, रणनीतिक और दीर्घावधि नीतियों और कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना इसका उद्देश्य रहा। नीति आयोग की संरचना क्या है, कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नाम निर्देशित यानी नॉमिनी करेंगे। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ व कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
तो नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप क्या है? अध्यक्ष, जो कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष नीति आयोग के। गवर्निंग काउंसिल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। और पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वी.के. पॉल। पदेन सदस्य राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। विशेष आमंत्रित सदस्य नितिन जयराम गडकरी, थावर चंद गहलोत, पीयूष गोयल व राव इंद्रजीत सिंह। तो ये स्वरूप है नीति आयोग का। तो पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संसाधनों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे। योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है? तो योजना आयोग जो है 1950 से 2014 तक रहा और नीति आयोग 2015 से प्रारंभ हुआ। योजना आयोग भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। नीति आयोग भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करना। योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका। योजना आयोग में और नीति आयोग में योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहभागिता। योजना आयोग में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना और नीति आयोग में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। योजना आयोग की प्रकृति प्रायः केंद्रीकृत थी। योजना आयोग सहित केंद्र सरकार नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती है और नीति आयोग की प्रकृति प्रायः विकेंद्रीकृत है। नीति आयोग में केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारें नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्सा लेती है। योजना आयोग में योजनाओं व नीतियों के नीति निर्माण में किसी प्रकार के योजना आयोग में योजनाओं व नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार के विद्यालयों एवं शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि नीति आयोग में योजनाओं और नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग का 3 वर्षीय कार्य एजेंडा 2017 से 18 और 2019-20 का। तो आज तेजी से बदलती इस उदारीकृत अर्थव्यवस्था में हमें तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए योजनाओं के स्वरूप एवं रणनीतियों में बदलाव करना होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही पंचवर्षीय नियोजन की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। भारत में नियोजन की प्रक्रिया हेतु नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा तैयार किया जा रहा है। 3 वर्षीय कार्य एजेंडा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के तक के एक अल्पकालीन समयावधि में नीतिगत परिवर्तनों एवं लक्ष्यों के निर्धारण को प्रदर्शित करता है। इस प्रस्तावित एक्शन एजेंडा में 7 भागों के अंतर्गत 24 अध्यायों को शामिल किया गया है। भाग एक में इसके अंतर्गत एक अस्थायी मध्यम अवधि राजकोषीय ढांचे की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है। इसमें उपलब्ध संसाधनों के बारे में अनुमान लगाकर भविष्य में आर्थिक विकास के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा। इसी के साथ साथ इसमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किए जाने वाले व्यय आवंटन का वर्णन किया गया है। भाग 2 में इसमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में किए जाने वाले परिवर्तनों एवं रणनीतियों का वर्णन किया गया है। कृषि क्षेत्र में विकास हेतु क्या क्या रणनीतियां बनाई जाए जिनसे किसानों की आय को 2022 तक 2 गुना कर दिया जा सके। औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में उच्च उत्पादकता वाले रोजगार के अवसरों का सृजन करना। भाग 3 है, इसके अंतर्गत क्षेत्रीय विकास की रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत सहकारी विकास, ग्रामीण विकास और क्षेत्र विशेष के विकास हेतु रणनीतियां बनाई गई हैं। इनमें किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं का समाधान करके सभी क्षेत्रों का समान विकास करने का प्रयास किया जाएगा।
भाग 4 में है, इस भाग में विकास के समर्थकों या फिर वाहकों की बात की गई है। ये कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनमें शामिल है परिवहन एवं संचार प्रणाली, डिजिटल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक निजी सहभागिता, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं उद्यमशीलता। भाग 5 में है, ये भाग सरकार से संबंधित है, जिसमें नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन पर बल दिया गया है। इसमें सुशासन, कर प्रणाली, प्रतियोगिता एवं विधि का शासन आदि को शामिल किया गया है। भाग 6 में इसमें सामाजिक क्षेत्र की चर्चा की गई है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास और एक बेहतर समाज के निर्माण पर बल दिया गया है। ये क्षेत्र लोगों के बेहतर जीवन स्तर को संबोधित ये क्षेत्र जो है लोगों के बेहतर जीवन स्तर से संबंधित है और एक बेहतर उत्पादक श्रम शक्ति के विकास पर बल देता है, जिससे कि तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सके। भाग 7 में है, इस भाग में विकास के संवहनीय होने पर बल दिया गया है। इसके अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा और वनों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने पर बल दिया गया है और इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि किस प्रकार हम अपने जल संसाधनों का कुशलतम प्रबंधन कर सकते हैं। तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद करेंगे छठी आर्थिक गणना 2014। तो छठी आर्थिक गणना 2014 संयुक्त रूप से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO एवं राज्य केंद्र शासित राज्यों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के बीच की गई। इसकी रिपोर्ट 30 जुलाई 2014 को प्रकाशित की गई। छठी आर्थिक गणना 2014 के अनुसार उद्यम संख्या के आधार पर शीर्ष 5 राज्य हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा तमिलनाडु और पांचवा आंध्र प्रदेश। 3 शीर्ष संघ शासित क्षेत्र हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी और सर्वाधिक रोजगार वाले 5 शीर्ष राज्य हैं 2014 की रिपोर्ट के अनुसार। महाराष्ट्र पहला, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा तमिलनाडु और पांचवा गुजरात। 3 शीर्ष केंद्र शासित क्षेत्र हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी। 5वीं एवं छठी आर्थिक गणना के बीच उद्यमों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि की दर से 5 शीर्ष राज्य हैं, मणिपुर, दूसरा सिक्किम, तीसरा असम, चौथा नागालैंड और पांचवा तेलंगाना। 3 शीर्ष केंद्र शासित क्षेत्र हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादर नागर हवेली। 5वीं एवं छठी आर्थिक गणना के बीच कुल रोजगार में प्रतिशत वृद्धि से शीर्ष 5 राज्य हैं, मणिपुर, असम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 3 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव। आर्थिक गणना, ये गणना संख्या है और गणना वर्ष है। पहली गणना जो है 1977 में, दूसरी 1980 में, तीसरी गणना संख्या जो है वर्ष 1990 में हुई, चौथी गणना संख्या वर्ष 1998 में, 5वीं 2005 में और 6वीं 2014 में हुई।